हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बिहार दरोगा का सेट मारते हैं। ये सेट संख्या 20 है। इससे पहले हम 19 सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं। देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम पे जो है हम इसका क्वेश्चन 2 दिन पहले ही अपलोड कर देते हैं, ताकि आप लोग बना के चेक करिए कि आप लोग का कितना नंबर आता है। यदि आप लोग बना लिए हैं तो आप लोग चेक करिए कि आपको 100 में कितना नंबर आया हुआ है। देखिए, ये सेट जो है इसमें आपको दरोगा का जो भी टॉपिक होता है, जो भी सिलेबस कवर होता है, वो सारे सिलेबस कवर करके बनाया गया है, जिसमें आपको करंट का अच्छा खासा क्वेश्चन मिल जाएगा। करंट की भी तैयारी, आप यह सेट लगाने से आपका करंट का भी तैयारी होते जाएगी। उसके बाद आपको बिहार से रिलेटेड, उसके बाद साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो आप लोग इसे सेट देखें और इसे बनाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया। तो हेलिना टैंक रोधी मिसाइल जो है, यह जो है किस देश ने इसको विकसित किया है। ऑप्शन देख लीजिए, फ्रांस है, रूस है, भारत है, अमेरिका है। तो हेलिना टैंक रोधी मिसाइल जो है यह भारत ने इसको विकसित किया है, भारत ने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। ऑप्शन देख लीजिए, BVR सुब्रमण्यम, AP सिंह, सुमन बेरी, राजीव रघुवंशी। तो नीति आयोग के नए जो है सीईओ BVR सुब्रमण्यम बने हैं। तो नीति आयोग के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी आप लोग जानिए। देखिए, नीति आयोग का जो अभी उपाध्यक्ष है, तो ये सुमन बेरी है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष। ठीक है, उसका अध्यक्ष तो आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री होता है, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। किसके स्थान पे। तो योजना आयोग के स्थान पे जो है ये नीति आयोग आया हुआ था। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, आपको जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एडिशनल जानकारी होती है वो भी आपको दे देते हैं, ताकि और अच्छा से आप लोग का तैयारी होता चला जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तर्कस 4 युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया। तो तर्कस 4 जो है युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में यह अभ्यास किया गया। ऑप्शन देख लीजिए, भारत और मिस्र है, भारत और फ्रांस है, भारत और अमेरिका है, भारत और जापान है। तो तर्कस 4 युद्ध अभ्यास 2023 जो यह भारत और अमेरिका के बीच में किया गया था, कि मध्य आयोजित हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच में। देखिए, तर्कस 4 युद्ध अभ्यास जो है यह एक थल सेना अभ्यास है। ठीक है, तो थल सेना अभ्यास है, थल सेना का जो भी सेना होता है ये इसमें भाग लेते हैं। और 2023 में जो है यह तर्कस 4 यह चेन्नई में आयोजित किया गया था, चेन्नई में। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये सब करंट का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया। तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन देख लीजिए, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है, असम है, केरल है। तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है यह आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, आंध्र प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है। तो इसरो ने जो है अपना पहला निजी रॉकेट जो है किस नाम से लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लीजिए, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, विक्रम 5 है, रुद्र 2 है। तो इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट जो है यह विक्रम 5 के नाम से लॉन्च किया, विक्रम 5। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसरो के बारे में कुछ जानिए। देखिए, इसरो का स्थापना जो है ये स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था, इसरो का स्थापना। इसका मुख्यालय जो है आपका बेंगलोर में है। तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलोर में है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, कॉपी कलम लेके बैठिएगा तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर जो है कौन बने हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, आदित्य मित्तल है, कौस्तभ चटर्जी है, प्रनेश एम है, विघ्नेश एन आर है। तो भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर जो ये विघ्नेश एन आर बने हैं, विघ्नेश एन आर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विघ्नेश एन आर। देखिए, 80वें ग्रैंड मास्टर आप जान गए। देखिए, इससे पहले जो 79 जो है ये बने हैं प्रनेश एम बने थे, प्रनेश एम याद रखिएगा। यदि 79 पूछ देता तो ये प्रनेश एम, 79 से पहले 78 जो है 78 ये कौस्तभ चटर्जी बने हुए थे, कौस्तभ चटर्जी। ठीक है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया। तो अर्जुन पुरस्कार 2022 में कितने खिलाड़ी का चयन किया गया था अर्जुन पुरस्कार देने के लिए। ऑप्शन देख लीजिए, 18 है, 24 है, 25 है, 28 है। तो अर्जुन पुरस्कार 2022 में जो है कुल जो है 25 खिलाड़ी को
इसका इसमें खिलाड़ी का चयन किया गया। तो 25 खिलाड़ी को देखिए। अर्जुन पुरस्कार के बारे में जानते हैं। जब अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी को दिया जाता है तो अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख की राशि खिलाड़ी को प्रदान की जाती है। उसके बाद ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी को दिया जाता है, किसी खिलाड़ी को, इसमें 25 लाख रुपया दी जाती है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो अर्जुन पुरस्कार में कितना दिया जाता है? 15 लाख, और ध्यानचंद खेल रत्न में 25 लाख दिया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पद्म भूषण 2023 से सम्मानित जो है श्री कमलेश डी पटेल जो है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन देख लीजिए। सामाजिक कार्य है, अध्यात्मवाद है, कला है, उद्योग है। तो श्री कमलेश डी पटेल का जो है संबंध यह अध्यात्मवाद से है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पद्म भूषण 2023 में जो है टोटल 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर है। तो 5वां इंडिया यूथ गेम का जो है इसका शुभंकर क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। आशा है, धड़क है, पेरी है, तजनु है। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर जो है ये आशा है। ठीक है, तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, आशा जो है इसका शुभंकर है, इसका मीनिंग होता है चीता। ठीक है, और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है 2023 का थीम था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो इसका थीम था। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए, ये लेखक है। तो पुस्तक जो है तुम पहले क्यों नहीं आए, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए। शशि थरूर, कैलाश सत्यार्थी, मेघनाथ देसाई, कोई नहीं। तो पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक जो है ये कैलाश सत्यार्थी है। कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया? तो नए संसद भवन का जो है डिजाइन पूछा जा रहा है, डिजाइन किस कंपनी ने किया? ऑप्शन देखिए। टाटा प्रोजेक्ट है, HCP प्रोजेक्ट है, रिलायंस प्रोजेक्ट है, ऑप्शन डी है L&T। तो देखिए, नए संसद भवन का डिजाइन जो है ये HCP प्रोजेक्ट ने किया है। HCP कंपनी है, इसके द्वारा इसका डिजाइन, नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया है। देखिए, जहाँ तक निर्माण का बात करें, नए संसद भवन का निर्माण जो है ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया। टाटा प्रोजेक्ट नियम लिमिटेड के द्वारा किया गया। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 11 तक देख लिए। देखिए, सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो सभी गाँव में जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? ऑप्शन देख लीजिए। 2023 है, 2024 है, 2025 है, 2030 है। तो सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर जो है बिछाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? तो सियोल शांति पुरस्कार जो है 2022 में इसे किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। एंजेला मार्केल है, टिम बर्नर्स ली है, नरेंद्र मोदी है, थॉमस बाक है। तो सियोल शांति पुरस्कार 2022 जो है ये टिम बर्नर्स ली को दिया गया है। आप इसे और भी के लिए याद कर सकते हैं। इसी ने टिम बर्नर्स ली ने ही www का खोज करता थे। ठीक है, देखिए, उसके बाद सियोल शांति पुरस्कार जो है यह दक्षिण कोरिया के द्वारा ये पुरस्कार, शांति पुरस्कार दिया जाता है दक्षिण कोरिया के द्वारा, और प्रत्येक 2 वर्ष में ये दिया जाता है। ठीक है, और 2018 में जो है नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो हो सकता है कभी आ जाए आपके क्वेश्चन कि सियोल शांति पुरस्कार कौन से देश के द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया, प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता है। और नरेंद्र मोदी को, भारत के PM है, इसके 2018 में इसे मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण जो है भारत में कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन देख लीजिए। श्रीनगर है, उत्तराखंड है, मनाली है, रानीखेत है। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है इसका निर्माण श्रीनगर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15। जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा का संबंध है। तो जुआरी ब्रिज जो है जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा है, इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन देख लीजिए। गोवा से, पंजाब से, बिहार से, मणिपुर से। तो जुआरी ब्रिज जो हाल में दिनों में चर्चा में रहा है, इसका संबंध जो है गोवा से है। ठीक है, देखिए, इसकी लंबाई का बात करें जुआरी ब्रिज का, इसकी लंबाई 640 मीटर लंबाई है इसका। तो लंबाई भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। किस IIT ने व्हाटर्न Q5 राइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता? तो व्हाटर्न Q5 राइमेजिन एजुकेशन अवार्ड किस IIT ने जीता? ऑप्शन देख लीजिए। IIT रुड़की है, IIT पटना है, IIT मद्रास है, IIT खड़गपुर है।
तो यह जो है व्हाइटन Q5 रैमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जो है IIT मद्रास ने जीता है। देखिए, व्हाइटन Q5 रैमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जो है, इस अवार्ड को शिक्षा का ऑस्कर भी कहा जाता है। तो हो सकता है कभी पूछ लिया जाए शिक्षा का ऑस्कर किस अवार्ड को कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा व्हाइटन Q5 रैमेजिंग एजुकेशन अवार्ड को जो है शिक्षा का ऑस्कर भी कहा जाता है। इसे अब नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डॉर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया? तो रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर डॉर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया? ऑप्शन देख लीजिए। HAL है, इसरो है, BEL है, कोई नहीं। तो ये जो है डॉर्नियर विमान खरीदने का जो समझौता किया है रक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर 1 HAL के द्वारा किया गया है। तो HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना की बात करें तो 1940 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जो समझौता है यह 667 करोड़ का समझौता है। ठीक है, तो अब इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? सबसे पहले याद रखिएगा हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड में होता है। तो पूछा जा रहा है कि इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए। द्रौपदी मुर्मू है, जगदीप धनखड़ है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह। तो इसके उद्घाटनकर्ता जो थे वह जगदीप धनखड़ थे। ऑप्शन नंबर बी। तो हॉर्नबिल महोत्सव 2022 में जो हुआ था ये 2001 से 10 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था 2022 में, और इसका उद्घाटनकर्ता जगदीप धनखड़ थे जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी 2023 में जो है भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? ऑप्शन देख लीजिए। सुखोई 30 है, मिराज 2000 है, राफेल है, ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो ये जो है वायुसेना जो लड़ाकू विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, सुखोई 30 और मिराज 2000 ये दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों हो जाएगा। तो ये दुर्घटनाग्रस्त जो है ये मध्य प्रदेश के मुरैना एक जगह है, वहीं पे ये दोनों लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो ये डेट याद रखिएगा। तो 28 जनवरी 2023 को ये घटना हुआ था। ठीक है, तो इसे डेट भी याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना एक जगह है, वहीं पे ये दोनों सुखोई 30 और मिराज 2000 का दुर्घटनाग्रस्त घटना हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए, मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? तो मलेशियाई ओपन 2023 में बैडमिंटन का जो पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है? ऑप्शन देख लीजिए। अकाने यामागुची, फजर अल्फियान, विक्टर एक्सेलेसन, कोई नहीं। तो मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन जो है पुरुष एकल खिताब जो है विक्टर एक्सेलेसन ने जीता है। विक्टर एक्सेलेसन। तो ये जो है डेनमार्क का खिलाड़ी है। तो याद रखिएगा ये डेनमार्क देश का खिलाड़ी है। यहीं पे यदि पूछा जाता है मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन महिला एकल खिताब जो है किसने जीता था महिला एकल, तो महिला याद रखते हैं अकाने यामागुची। अकाने यामागुची ये जो है जापान की है, जापान की। आप इसे भी याद रख सकते हैं, जापान की। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? ऑप्शन देख लीजिए। भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, इंग्लैंड है, श्रीलंका है। तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 जो है विजेता ऑस्ट्रेलिया रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर ये कप जीता था? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका को जो है ये हरा के ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप 2022 जीता है। तो इसका आयोजन का बात करें तो 2022 में T20 वर्ल्ड कप महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो हुआ था ये दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। और 2024 में बात करें महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो इसका आयोजन होगा ये बांग्लादेश में होगा। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस अर्थ 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? ऑप्शन देख लीजिए। मीन सू चोई, निदामा अयूब, सोमा सुधीची, कोई नहीं। तो मिस अर्थ 2022 का खिताब जो है मीन सू चोई ने जीता है। ये जो है दक्षिण कोरिया की रहने वाली है, दक्षिणी कोरिया की। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है। तो हाल ही में जो है H3N2 वायरस जो है चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन देख लीजिए। इन्फ्लुएंजा से, खसरा से, एड्स से, रेबीज से। तो H3N2 वायरस जो है हाल में चर्चा में रहा, इसका संबंध जो है इन्फ्लुएंजा से है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था? तो ऑस्कर 2023 के लिए जो है भारत की ओर से कितनी फिल्मों को जो है इसमें शामिल किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए। 1, 2, 3, 4। तो टोटल जो भारत की ओर से 2023 में ऑस्कर के लिए टोटल 3 फिल्मों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें भारत का एक नाटू नाटू सॉन्ग है जो ऑस्कर जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है जो कि इसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स, ये भी आपका ऑस्कर जीत के लाया हुआ था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के
में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? तो हाल ही के दिनों में जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो विस्फोट में रहा, इसका संबंध किस देश से है? ऑप्शन देख लीजिए, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कनाडा। तो इसका संबंध जो है माउंट मेरापी ज्वालामुखी का संबंध जो है इंडोनेशिया से रहा था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बाब उल मंडेब जल संधि किसे जोड़ती है? तो बाब उल मंडेब जल संधि जो है किसे जोड़ती है? तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और लाल सागर को, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बाब उल मंडेब जल संधि जो है ये आपका हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो भारत की जो है नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए, हिमाद्री श्रेणी है, अरावली श्रेणी है, पश्चिमी श्रेणी है, ऑप्शन डी है सतपुरा श्रेणी। तो भारत की जो है नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है ये हिमाद्री श्रेणी है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप PDF लीजिए और इसे बनाने का प्रयास करिए, आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो मोर और पूर्णा जो है किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन देख लीजिए, साबरमती है, नर्मदा है, ताप्ती है, यमुना है। तो मोर एवं पूर्णा जो है ये आपका ताप्ती की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में कौन जो है कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? ऑप्शन देख लीजिए, कोयला है, विद्युत है, पेट्रोलियम है, ऑप्शन डी है सभी। तो कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण जो है सभी है, कोयला भी है, विद्युत भी है, पेट्रोलियम भी है, तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोरो जनजाति निवास करते हैं, तो बोरो जनजाति है जो है कहाँ पे निवास करते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, अमेजन बेसिन में, संथाल परगना में, गोरो पहाड़ी में, कोई नहीं। तो बोरो जनजाति जो है निवास करती है ये गारो पहाड़ी में निवास करती है। तो गारो पहाड़ी का यदि बात करें ये आपका असम, मेघालय और मिजोरम तक फैला हुआ है। तो असम, मेघालय, मिजोरम तक ये गारो पहाड़ी फैला हुआ है। तो ये बोरो जनजाति असम, मेघालय और मिजोरम में भी रहती है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं राज्य के रूप में। उसके बाद थोड़ा सा अमेजन बेसिन पे जो है, अमेजन बेसिन में भी एक जनजाति रहती है जिनका नाम है बोरो जनजाति। ठीक है, बोरो जनजाति, आप इसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ बड़ी रो है, यहाँ पे छोटी रो है, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का जो है सबसे ऊंचा पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा नहीं, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, कुंचिकल है, जोग है, केवती है, कोई नहीं। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये कुंचिकल है, कुंचिकल। ऑप्शन नंबर 1। देखिए इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई जो है 455 मीटर है। ये जो है आपका कुंचिकल जो है कर्नाटक में है, यहाँ से वाराही नदी निकलती है, आप इसे भी याद रख सकते हैं, वाराही नदी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो भारत का जो है किस द्वीप का जो है उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? ऑप्शन देख लीजिए, कार निकोबार है, उत्तरी अंडमान है, बेरन द्वीप है, लिटिल निकोबार है। तो भारत का जो है उद्गम जो है ज्वालामुखी से हुआ है ये बेरन द्वीप का हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, बेरन द्वीप से। बेरन द्वीप का बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बेरन द्वीप पर भी ही है, बेरन द्वीप पे ही भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो देखिए बांग्लादेश से जो है टोटल 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, तो देखिए बांग्लादेश से जो टोटल 5 राज्य की सीमा लगती है, जिसमें आपको मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया। 3 तो ऑप्शन में ही दिया हुआ है, 2 याद रखिएगा, असम और पश्चिम बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, टोटल 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है तो नहीं लगती है बांग्लादेश की सीमा, तो याद रखिएगा मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था जो है नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए, मानवाधिकार आयोग है, राज्य का वित्त आयोग है, लोकसभा का सचिवालय है, वित्त आयोग है। तो एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो ये मानवाधिकार आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी बात करें तो भारत में इसका स्थापना या इसका बनाया गया था मानवाधिकार आयोग को 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो अध्यक्ष होते हैं, याद रखिए अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष जो है रिटायर्ड जज जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष होते हैं मानवाधिकार आयोग के। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन वित्त
आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाएगा। तो कहा जा रहा है कि वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में के समक्ष रखवाएगा। तो कौन रखवाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग जो देगा प्रत्येक सिफारिश जो है संसद के प्रत्येक सदन में जो है भारत के राष्ट्रपति रखवाएगा। देखिए, वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को भारत के राष्ट्रपति जो है संसद के प्रत्येक सदन में के समक्ष रखवाएगा। इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 280 में किया गया है, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में। वहीं बात करें कि राष्ट्रपति जो है प्रत्येक सदन में के समक्ष ये रखेगा, इसकी चर्चा आर्टिकल 281 में किया गया। आप आर्टिकल भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा रहा है तो संसद के सामने जो है स्वीकृति हेतु समक्ष कितने दिनों में रखना पड़ेगा? ऑप्शन देख लीजिए, 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 माह के अंदर जो है आपको संसद के समक्ष इसकी स्वीकृति जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इसकी चर्चा आर्टिकल 352 में किया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? तो 3 वजह से लगता है। याद रखिएगा, युद्ध, यदि भारत किसी के साथ युद्ध करता है तो उसके क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। उसके बाद ब्रह्म में आक्रमण, यदि कोई दूसरा देश भारत पे आक्रमण कर देता है उसकी स्थिति में भी। उसके बाद सशस्त्र विद्रोह, यदि कोई भी कंपनी या कोई भी लोग या कोई भी संगठन सशस्त्र विद्रोह कर देता है तो उसकी स्थिति में जो राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? तो राज्य सरकार को जो है कृषि आय कर नियत जो है कौन करता है? ऑप्शन देख लीजिए, अंतर्राज्यीय परिषद, संसद, भारत का संविधान, वित्त आयोग। तो भारतीय सरकारों को कृषि आय का नियत जो है ये आपका भारत का संविधान करता है। ऑप्शन नंबर सी। बात करें कि राज्य सरकारों को कृषि आय कर नियत जो है ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है, इनका चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवम एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? यह जो है किस आर्टिकल में इसकी चर्चा किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 264, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 270। तो इसकी चर्चा जो है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है। कोई भी टैक्स जब वसूला जाता है तो टैक्स वसूलने का काम केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार के पास टैक्स गया, वो टैक्स को जो है केंद्र और राज्य मिलकर खर्च करता है। तो इसकी चर्चा जो है आपको आर्टिकल 270 में किया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? देखिए, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध का चर्चा जो है ये सरकारिया आयोग के में होता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सरकारिया आयोग जो है किससे संबंध है? तो याद रखिएगा, सरकारिया आयोग जो है केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों के से संबंधित है। तो पूछा जा रहा है कि सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो पहला प्रतिवेदन जो है अपना किस वर्ष प्रस्तुत किया था? ऑप्शन देख लीजिए, 1983 है, 1984 है, 1987 है, 1988 है। तो अपना प्रथम प्रतिवेदन जो है यह वर्ष 1988 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सरकारिया आयोग की बात करें तो इसका गठन जो है 9 जून 1983 को किया गया था, जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों की चर्चा करता है। स्थापना गठन की बात करें तो 9 जून 1983, आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों को की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझिए। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? ऑप्शन देख लीजिए, अधिकार परीक्षा है, परमादेश है, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध है और बंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो देखिए, अधीनस्थ न्यायालयों की जो कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध करती है। आप इसे याद रख सकते हैं, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 सबसे पहली बात है कि आपके मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो आर्टिकल 32 एक्टिव होता है। आर्टिकल 32 के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के अनुसार आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। आर्टिकल 32 में जो है संवैधानिक उपचार के बारे में चर्चा किया है। सुप्रीम कोर्ट आप इसे 5 तरह की रीट इसमें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और हाई कोर्ट इसमें 6 तरह का रीट जारी करता है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। देखिए, कोई भी न्यायालय
हाई कोर्ट के बारे में बोला जा रहा है। कोई भी न्यायालय जैसे हाई कोर्ट हुआ, उससे नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी मामला जा रहा मामला जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, उसके अधिकार क्षेत्र से यदि बाहर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मतलब आपको देख कहेगा कि आपके अंदर में जो ये केस चल रहा है, तो ये आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, आप इस पर जो सुनवाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस पर रोक लगा दीजिए और इसको फॉरवर्ड कर दीजिए हाई कोर्ट। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ये ऑप्शन नंबर उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध, सबसे पहले उस पर उत्प्रेषण कीजिए, रोक लगाइए, उसके बाद आगे आप फॉरवर्ड कीजिए उस मामले को हाई कोर्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है की जाती है कहाँ पे? ऑप्शन देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों में। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय में की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीश क्या होता है कि जब हाई कोर्ट में जो है काम अधिक हो जाता है और न्यायाधीश की संख्या कम है, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कार्य को जल्दी करने के लिए, तो उसी को जो है कार्यकारी न्यायाधीश कहा जाता है। देखिए इसकी चर्चा जो है इसकी कार्यकारी न्यायाधीशों की चर्चा जो है आर्टिकल 224 में किया गया है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आर्टिकल 224(1) के अनुसार, सब क्लॉज 224(1), तो आप इसे भी आर्टिकल भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो है कौन सा नहीं है? तो नवीकरणीय स्रोत क्या होता है जिसे आप बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, पवन है, सूर्य की किरणें हैं, बायोमास है, ऑप्शन डी है कोयला। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, देखिए पवन है, आपका सूर्य की किरणें भी है, बायोमास भी है, कोयला जो है ये अनवीकरणीय है, एक बार उपयोग करने के बाद जो है इसको खत्म हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आप लोग को पता ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आने वाला है अभी, ये 21 जून को मनाया जाएगा। 21 जून को याद करें, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, 21 मार्च दिया हुआ है, 21 मार्च को जो है आपको विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। उसके बाद 14 जून का बात करें तो इस दिन जो है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। उसके बाद 22 मार्च का बात करें तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई? तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है कब हुई? ऑप्शन देख लीजिए, 2011 है, 2014 है, 2015 है, 2018 है। तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है 2014 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2014 में जो है इसका आयोजन मुंबई में इसका आयोजन हुआ था, याद रखिएगा 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी। उसके बाद इसका आयोजन की बात करें 2014 में ये मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग होता है? तो वायुमंडल में किसकी सघनता बढ़ जाने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आप इसे डायरेक्ट याद रखिए, क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है, इस शब्द जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारत के शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो भारत के शेयर बाजारों को नियंत्रण करने के लिए मुख्य रूप से कौन कार्य करता है? ऑप्शन देख लीजिए, IRDA है, IDBI है, SBI है, सेबी है। तो इसका भारत के शेयर बाजारों का मुख्य नियंत्रण कार्य जो है सेबी करता है, ऑप्शन नंबर डी सेबी। जहाँ तक सेबी का बात करें, सेबी का फुल फॉर्म होता है, सेबी का याद रखिएगा, सेबी का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया एग्जाम में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें, सेबी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। इसके बाद इसको वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 ईस्वी को दिया गया था, आप इसे भी याद रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 देखने से पहले एक बार बिहार का मानचित्र देखिए, मानचित्र से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2 राज्य का हम हर वीडियो में आपको बताएंगे, क्या बताएंगे कि इसकी सीमा किस किस राज्य से मिलती है और या किस बिहार के जिले से मिलती है और किस राज्य से मिलती है। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण करें, बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। इसकी सीमा की बात करें तो इधर उत्तर प्रदेश में मिलती है, उसके बाद इधर आपका नेपाल से मिलती है। उसके बाद बिहार में बात करें कि किस किस जिले से मिलती है, देख लीजिए यहाँ पे गोपालगंज है, गोपालगंज जिले से। उसके बाद यहाँ पे बात करें ये पूर्वी चंपारण से जो है इसकी जिला मिलता है। तो पश्चिमी चंपारण जो है इधर उत्तर प्रदेश, उसके बाद ऊपर नेपाल से, इधर गोपालगंज से, इधर पूर्वी चंपारण से मिलती है। उसके बाद वहीं गोपालगंज की भी बात करें तो इसकी जो है बॉर्डर जो है किस किस जिला से मिलती है बिहार में। सबसे पहले बाहरी बात करें तो यहाँ इसका भी सीमा जो है आपको उत्तर प्रदेश से मिलती है। उसके बाद नीचे बात करें तो इस जगह पे यहाँ पे सिवान है, सिवान से भी सीमा टच करती है। उसके बाद यहाँ पे सारण से भी करती है। उसके बाद ऊपर
पूर्वी चंपारण से भी करती है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण से भी करती है। तो दो दो आपको जिला हर वीडियो में बताते जाएंगे ताकि आपका में भी कवर होता चला जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, CBFC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CBFC का जो पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है, डायरेक्ट आंसर याद रखिए, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड जो है CBFC का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की थी? तो किसने जो है गरीबी उन्मूलन के लिए जो पूरा होता है PURA मॉडल अपनाने की वकालत की थी? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, डॉक्टर अभिजीत सेन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, ऑप्शन डी है श्री अमर्त्य सेन। तो पूरा मॉडल अपनाने की वकालत जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखिए, देश तथा उसकी राजधानी के संबंधों में कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत देखना है। देखिए, इधर देश है, इधर राजधानी है। वेनेजुएला काराकस, रोमानिया बुखारेस्ट, ऑप्शन सी है बारबरोसा, ये बीच टाउन है। गेबोन बेंजुल है। तो ऑप्शन डी जो है गलत है। गेबोन का राजधानी जो है लिब्रेविले है, लिब्रेविले। आप लोग इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारत के किस राज्य में महोत्सव महोत्सव मनाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में जो है महोत्सव महोत्सव मनाया जाता है? तो महोत्सव महोत्सव जो है ये याद रखिएगा नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में एक और फेस्टिवल मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव, इसे भी याद रख सकते हैं। हॉर्नबिल और महोत्सव महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? चोल साम्राज्य का जो है सर्वाधिक विस्तार जो है किस शासक के समय हुआ था? तो आप लोग इसे डायरेक्ट याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के समय ही चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, किस राष्ट्रकूल शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो एलोरा पर्वतों को काटकर जो है कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कौन सा शासक ने किया था? ऑप्शन देख लीजिए, दंती दुर्ग है, कृष्ण प्रथम है, गोविंद तृतीय है, कृष्ण तृतीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा पर्वत को काट के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, कृष्ण प्रथम ने। उसके बाद बात करें कि कैलाश मंदिर में जो है इसमें जो है 34 शैलकृति गुफाएं हैं, 34 शैलकृत गुफाएं, जिसमें से 1 से लेकर 12 तक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है। उसके बाद 30 से लेकर 34 तक जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो वैदिक साहित्य जो है इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, आरण्यक है। तो वैदिक साहित्य जो नहीं है ये पुराण जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? तो महाविभास सूत्र की रचना जो है किसने किया था? डायरेक्ट याद रखिए, महाविभास सूत्र की रचना जो है वसुमित्र ने किया है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था? तो गुजरात का जो है अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का जो है मुकाबला किया था? ऑप्शन देख लीजिए, जयसिंह है, सिद्धराज है, कर्ण द्वितीय है, भीम द्वितीय है। तो अंतिम जो हिंदू शासक जो है यह कर्ण द्वितीय था, जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का सामना किया था या मुकाबला किया था, कर्ण द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है समय जो है पेंशन विभाग को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट याद रखिए, पेंशन विभाग को जो है दीवान ए इस्तिहाक कहा जाता था, दीवान ए इस्तिहाक। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, दीवान ए मुश्त खराज जो है ये किसे कहा जाता था? दीवान ए मुश्त खराज जो है ये वित्त विभाग का नाम था, वित्त विभाग का। उसके बाद दीवान ए बंदगान जो है ये दास विभाग था, दास विभाग। उसके बाद दीवान ए अर्ज जो था ये सैन्य विभाग का को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, कई बार आपको सेट में आया हुआ है। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो है अलाउद्दीन हसन शाह थे, अलाउद्दीन हसन शाह। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बात करें बहमनी साम्राज्य का राजभाषा जो था, राजभाषा ये मराठी था। उसके बाद राजधानी की बात करें तो ये गुलबर्गा जो है बहमनी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो इसमें दिया हुआ है कालक्रम, तो निम्नलिखित में कौन सा कालक्रम जो है सही है? तो आप सही देख लीजिए पहले। देखिए ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य है, रामानंद है, गुरु नानक है, चैतन्य स्वामी है। उसके बाद याद रखिएगा, रामानुजाचार्य का जो है टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था? तो रामानुजाचार्य का जो टाइम पीरियड 1017 से 1137 ईस्वी के बीच में रहा था, 1017 से 1137 रामानुजाचार्य का। उसके बाद रामानंद की बात करें तो रामानंद की टाइम पीरियड जो है 1299 से 1411 ईस्वी के बीच में रामानंद का रहा था।
उसके बाद गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक के टाइम पीरियड 1469 से 1538 के बीच में इसका टाइम पीरियड रहा था गुरु नानक का। उसके बाद चैतन्य स्वामी की बात करें तो ये 1486 से 1535 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। तो आप इस हिसाब से इसे बैठा सकते हैं यदि आपको याद रहे तो। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जहांगीर के समय में सही था? ऑप्शन देख लीजिए, मशहूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। अबुल हसन एक छवि चित्रकार थे। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। तो जहांगीर के समय जो प्रमुख चित्रकार थे, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन जो है सही है। तीनों कथन जो है सही है। तो पहला है मशहूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, सही है। अब अबुल हसन एक छवि चित्रकार थे, सही है। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था, सही है। तो तीनों कथन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो नरबलि प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था तो कौन सा गवर्नर जनरल था? तो आप लोग इसे डायरेक्ट याद रखिएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय जो है नरबलि प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो कब हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, 1906 है, 1907 है, 1908 है, 1909 है। तो प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो मुस्लिम लीग का 1907 ईस्वी में हुआ था। तो 1907 ईस्वी में प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था 1907 ईस्वी में? तो कराची में हुआ था, कराची में। वहीं बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपका 1906 ईस्वी में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 ईस्वी में हुआ था, 1906 ईस्वी में ढाका जो है, ढाका में किया गया था, जो बांग्लादेश में है, अभी बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद प्रथम 1906 ईस्वी में स्थापना हुआ था मुस्लिम लीग का। उसके बाद प्रथम अधिवेशन 1907 ईस्वी में कराची में किया गया था। उसके बाद दूसरा अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में दूसरा अधिवेशन हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 63। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, इकबाल, भगत सिंह, हसरत मोहनी, अशफाक उल्लाह खां। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है लिखा गया, ये हसरत मोहनी के द्वारा लिखा गया। तो इसको सबसे पहले दिया किसने था? तो भगत सिंह ने इसे असेंबली में जब बम फोड़ा था उसी टाइम में इनकलाब जिंदाबाद का नारा को बुलंद किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो है गठन कब किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1936 है, 1939 है, 1942 है, 1945 है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो जगह था लखनऊ। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थी, सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो खिलाफत आंदोलन का कौन सा नेता जो है समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, लाला लाजपत राय। तो खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थन नहीं किया था, ये मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, NM² पर केजी, NM² पर केजी निम्नलिखित में से किसकी एसआई मात्रक है? तो NM² केजी पर केजी जो है किसकी एसआई इकाई है? ऑप्शन देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियंत्रण का, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण का, संवेग का, दाब का। तो NM पर केजी स्क्वायर जो है ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियंत्रण का एसआई इकाई है। वहीं बात करें तो जी का मान जो है 6.65 × 10⁻11 होता है। उसके बाद इसकी बात करें तो इसको किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? किस जोड़े की दिशा जो एक समान होती है? ऑप्शन देख लीजिए, बल संवेग है, बल वेग है, बल त्वरण है, बल विस्थापन है। तो निम्न में से किस जोड़े की दिशा जो हमेशा जो है एक समान होती है? तो बल और त्वरण की दिशा जो एक समान होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता? निम्न में से कौन सा त्वरण जो है गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता? ऑप्शन देख लीजिए, द्रव्यमान है, शीर्षलंब है, गहराई है, पृथ्वी का आकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, किन परिस्थितियों में किस में कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? तो नकारात्मक बल जो क्या होता है, यदि आप किसी पे फोर्स लगाए, ठीक है, फोर्स ये जगह से आप इधर से फोर्स लगाए तो इधर घसकना चाहिए, इधर नहीं घसक के इधर ही आ गया तो यही नकारात्मक बल होता है। तो इसके जानिए ऑप्शन डायरेक्ट इसका आंसर ही जानिए, जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो ये नकारात्मक बल को कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 70 से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति का पहला नियम जो है किसके बीच में संबंध दर्शाता है? ऑप्शन देख लीजिए, स्थिति और त्वरण, स्थिति और समय, स्थिति और वेग, वेग और त्वरण, वेग और समय। तो ये गति का पहला नियम जो है वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। देखिए गति का पहला नियम जो है v = u + at होता है। v क्या हुआ? अंतिम स्थिति हुआ, u क्या प्राथमिक स्थिति हुआ, a एक्सीलरेशन हुआ, t टाइम हुआ। तो पहला नियम जो है
ये आपका वेग वेग और समय को दर्शाता है, वेग और समय को दर्शाता है। दूसरा है गति का नियम v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। उसके बाद तीसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये 3 नियम आपको बता दिया, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है। तुलनात्मक रूप से जो है ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है। आप डायरेक्ट इसे याद रखिए, पीबी और एचजी। पीबी क्या होता है, लेड होता है, एचजी मरकरी होता है या पारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे जो है ध्वनि की चाल के बारे में सही है। तो ऑप्शन देख लीजिए, जल समुद्री जल में ध्वनि का चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है। दूसरा, हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड होती है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है सिर्फ सही है। जल में जो है समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है। उसके हवा में ध्वनि की चाल जो है 346 मीटर पर सेकंड दिया है, तो 346 ना होकर 343.59 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि, हवा में ध्वनि की चाल, ठीक है। तो ये 346 दिया है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ सही है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। तो रेत और चीनी का मिश्रण जो है डैश का एक उदाहरण है। तो विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी, विजातीय मिश्रण का जो एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 1 मोल होते हैं, इसे ही एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या, कार्बन का 1 मोल को ही एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। देखिए कार्बन का 1 मोल का जो मान होता है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मान जो होता है इसे ही एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का मान जो है 6.22 इंटू 10⁻23 अणु होता है। 6.02 इंटू 10⁻23 अणु होता है, इसे ही एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, विलय और विलायक के समंग मिश्रण को क्या कहलाता है। तो विलय और विलायक जो होता है इसके मिश्रण को क्या कहते हैं, तो इसे विलयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या जो किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसको दर्शाया 2n² के रूप में दर्शाया जाता है। 2n², n जो है आपका कक्षाओं की संख्या है, और Tn² जो है ये थ्योरी जो है बोरी थ्योरी वैज्ञानिक ने दिया था। 2n² का बोरी थ्योरी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटियम में जो है हाइड्रोजन के प्रोटियम में जो है कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के प्रोटियम में जो है 0 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार सेट में आया हुआ था। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बॉयल के नियम के अनुसार जो है स्थिर तापमान पर गैस का आयतन जो है दाब का व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन ही देख लीजिए। देखिए, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को जो है लाल कर देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, रसायन वैज्ञानिक जॉन डॉबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था। तो जॉन डॉबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था। तो ये प्लेटिनियम का अवलोकन किया था। ऑप्शन नंबर डी, पीटी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो डबल रोटी के निर्माण में जो है किस कवक का प्रयोग किया जाता है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा, डबल रोटी के निर्माण में जो है सैक्रोमाइसिस कवक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में जो है लिटमस पेपर लाइकेन से बनता है, तो किस से प्राप्त होता है। तो ये रोसेला से प्राप्त होता है। काफ़ी बार आया हुआ है सेट में क्वेश्चन, रोसेला से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो अंतरकोशिकीय क्षेत्र किस क्षेत्र उत्तक का सबसे बड़ा होता है। तो ये पेरेनकाइमा का होता है, पेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, आप इसे जब पीडीएफ लीजिएगा तो आप इसे अच्छे से ऑप्शन भी पढ़ के बनाने का प्रयास करिएगा। तो आपका पीडीएफ शेयर हो चुका है टेलीग्राम पे, आप वहाँ से जुड़िए, आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यंत अल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है। तो अत्यंत अल्प विकसित बच्चे को कौन सा जीव जन्म देती है। ऑप्शन देखिए, खरगोश है, एकीडाना है, प्लेटिपस है, कंगारू है। तो ऑप्शन नंबर डी, कंगारू। ये ऑस्ट्रेलिया का जो है राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। छोटी आंत जो है सबसे छोटी होती है कौन सी पशु में। तो ये शेर में होता है। ऑप्शन नंबर डी, शेर में जो है छोटी आंत सबसे छोटी होती है, शेर में। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। तो निम्नलिखित में किसकी तुलना जो है सैनिकों से की जाती है। तो ये श्वेत रक्त कोशिकाओं की जो है ये सैनिकों से की जाती है, क्योंकि श्वेत रक्त कोशिका का काम है जो भी बैक्टीरिया होता है उसे मारना। तो उसी तरह सैनिक का भी काम है जो भी आतंकवादी होता है को भी उसको मारना। उसी तरह श्वेत रक्त कोशिका का भी जो भी काम, इसका मुख्य काम है जो बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया उसको मारना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, इसको मिलान करना है। देखिए, यूकेलिप्टस जो है एक आवृत्त बीजी है, ठीक है। उसके बाद साइकस जो है अनावृत्त बीजी है, ऑप्शन नंबर डी। फर्न जो है आपका टेरिटोडा फाइट, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्लिमिडोमोनास, ये जो है आपका शैवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। आप पीडीएफ लीजिएगा, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन जो है कहाँ पे होता है? ऑप्शन देख लीजिए, प्रोस्टेट ग्रंथि, विरसन, अंडकोश की थैली, उदर का निचला भाग। तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन जो है विरसन में होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता? निम्नलिखित में कौन सा रोग जो कवक द्वारा नहीं होता है? तो पेचिस जो है इसका ये कवक द्वारा नहीं होता है। तो कवक द्वारा दमा, एथलीट फूड और दांत, इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, आवृत्त बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होता है? तो आवृत्त बीजियों में प्रजनन अंग जो है पौधे किस भाग में होता है? तो ये फूलों में होता है, ऑप्शन नंबर एक। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन जो है नेटवर्क विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है, तो इसका मानक कितना मानक है? तो इसका 6 मानक होता है। 6 मानक क्या क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनिए। पहला मानक होता है प्रति व्यक्ति जीडीपी, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है सामाजिक सहयोग, तीसरा होता है स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, चौथा होता है जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, तो पाँचवा होता है उदारता, छठा होता है भ्रष्टाचार का बोध, ठीक है। 6 मानक के आधार पे खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो डायरेक्ट याद रखिए, पंचवर्षीय योजना से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र कहलाते हैं। तो आय के वितरण को व्यक्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? इसे लॉरेंज वक्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर एक। आइए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? विकास कैसे है? तो हथकरघा का जो विकास है कौन सी समिति का संबंध है? तो ये याद रखिएगा, मीरा सेठ समिति का जो संबंध हथकरघा उद्योग से है। उसके बाद याद रखिएगा, महाजन समिति का जो है संबंध ये चीनी उद्योग से है, महाजन समिति का। उसके बाद भंडारी समिति का जो है संबंध ये ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है। और उसके बाद सहकारिता समिति जो है ये केंद्र राज्य के बीच का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना जो है कब की गई थी? तो डायरेक्ट याद रखिएगा 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद यहाँ से मैथ का क्वेश्चन हो जाता है, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो इसे आप बनाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, श्रेणी 5 20 देखिए, डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं, आप इसे बना, जब पीडीएफ मिलेगा इसे बना लीजिएगा। पहला का आंसर 1 हो जाएगा, 96 का 1। उसके बाद 97 का आपका हो जाएगा बी नंबर, 98 का आपका हो जाएगा बी नंबर, 99 का आपका हो जाएगा सी नंबर, 99 का सी, और 100 का आपका हो जाएगा ए नंबर, 100 का ए नंबर। तो आप इसे पीडीएफ मिलेगा, जिससे बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों। आपका पीडीएफ चाहिए इसका, टेलीग्राम पे जुड़ के पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़िए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद।